कहानी शुरू होती है डार्विन के उस सवाल से जो उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। उन्होंने ये तो जान लिया था कि नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन बेहतर जीवों को चुनता है, लेकिन सवाल यह था कि जीवों में वे वेरिएशंस आते कहां से हैं? आखिर क्यों एक ही माता पिता की दो संतानें एक जैसी नहीं होती? डार्विन अपनी किताब के 5वें अध्याय में हमें प्रकृति की उस गुप्त वर्कशॉप में ले जाते हैं जहां हर जीव का नक्शा धीरे धीरे बदल रहा है। क्या गर्मी और भोजन सब कुछ बदलते हैं? डार्विन सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं कि क्या बाहरी वातावरण, एनवायरनमेंट सीधे जीवों को बदलता है। वो उदाहरण देते हैं, पौधे। यदि एक ही बीज से निकले दो पौधों को अलग अलग ऊंचाई पर उगाया जाए तो एक बौना रह सकता है और दूसरा विशाल। समुद्री जीव, ठंडे पानी और गर्म पानी के खोल वाले जीवों के रंग और मोटाई में अंतर होता है। लेकिन डार्विन यहां एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वातावरण केवल एक ट्रिगर है, असली बदलाव जीव के अंदरूनी संगठन में होता है। वे इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। डार्विन हमें दुनिया की उन गहरी गुफाओं में ले जाते हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहां वे उन मछलियों और केकड़ों का जिक्र करते हैं जो अंधे हैं। डार्विन का तर्क, इन जीवों की आंखें गायब क्यों हो गईं? क्या ये केवल संयोग था? डार्विन कहते हैं कि जब कोई अंग पीढ़ियों तक इस्तेमाल नहीं होता तो वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। प्रकृति फालतू ऊर्जा खर्च करना पसंद नहीं करती। अगर गुफा के अंधेरे में आग की जरूरत नहीं है तो शरीर उस ऊर्जा को कहीं और, जैसे कि सूंघने या छूने की शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। इसी तरह उन्होंने उन पक्षियों का उदाहरण दिया जो द्वीपों पर रहते हैं और उड़ना भूल गए, जैसे कि डोडो या शुतुरमुर्ग, क्योंकि वहां उन्हें शिकारियों का डर नहीं था। उनके पंख समय के साथ कमजोर हो गए। ये इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। डार्विन कहते हैं कि प्रकृति में कुछ बदलाव जोड़ों में आते हैं। यदि शरीर का एक हिस्सा बदलता है तो दूसरा हिस्सा अपने आप बदल जाता है, भले ही उसकी जरूरत न हो। उदाहरण के लिए, सफेद बिल्लियां जिनकी आंखें नीली होती हैं, वे अक्सर बहरी होती हैं। जिन कुत्तों के बाल कम होते हैं उनके दांत अक्सर अधूरे होते हैं। लंबे पैरों वाले पक्षियों की गर्दन भी अक्सर लंबी होती है। डार्विन इसे कोरिलेशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप घर का एक कमरा बढ़ाएं तो छत अपने आप बड़ी हो जाती है। कहानी में एक और मोड़ आता है जब डार्विन रिवर्जन की बात करते हैं। कभी कभी एक जीव में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो उसके माता पिता में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने पूर्वजों में थे। उन्होंने घोड़ों और गधों का उदाहरण दिया। कभी कभी पालतू घोड़ों के पैरों पर वैसी ही धारियां दिख जाती हैं जैसी जेब्रा या जंगली गधों में होती है। डार्विन का मानना था कि ये इस बात का सबूत है कि ये सभी जानवर एक ही आदि पूर्वज से निकले हैं। इस अध्याय में डार्विन की महानता उनकी ईमानदारी में दिखती है। वो बार बार कहते हैं, हमारी अज्ञानता बहुत गहरी है। उस समय डीएनए या जेनेटिक्स की खोज नहीं हुई थी। डार्विन जानते थे कि बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जीन शब्द से वे अपरिचित थे। वे कहते हैं कि वेरिएशन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गणितीय और प्राकृतिक नियम है जिन्हें हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अध्याय का निष्कर्ष, विविधता ही जीवन का आधार है। कहानी के अंत में डार्विन हमें यह समझाते हैं कि बदलाव बुरा नहीं है। यही विविधता प्रकृति को कच्चा माल देती है। अगर विविधता नहीं होती तो नेचुरल सिलेक्शन के पास चुनने के लिए कुछ नहीं होता। अगर सब एक जैसे होते तो वातावरण बदलने पर पूरी प्रजाति एक साथ खत्म हो जाती। संक्षेप में, अध्याय 5 हमें बताता है कि जीव विज्ञान का हर बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है। उपयोगानुप्रयोग, वातावरण का प्रभाव और पुराने लक्षणों का पुनर्जन्म, ये सब मिलकर जीवन के वृक्ष की नई शाखाएं बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था डार्विन की वर्कशॉप का एक छोटा सा दौरा। प्रकृति हमें हर पल बदल रही है, कभी धीरे धीरे तो कभी बड़े स्तर पर।
आपको डार्विन का कौन सा नियम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।